ये काइंडली जहाजेब साहब वो माइक अपना ऑफ कर दें, आवाज आ रही थी। अच्छा मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ कि हम इसको कंप्लीट कर लें जल्दी। अच्छा मैं ये बता रहा था कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर का आपको फार्मूला आपको याद है, इसको डिफरेंट केसेस में अप्लाई करना मैं आपको सिखा रहा था। और आखिरी केस जो मैंने आपको बताया था वो मैग्नीट्यूड वाला केस था, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो फिर क्या फार्मूला होगा, 2p cos ऑफ थीटा बाय 2। और अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दोनों वेक्टर्स के बिल्कुल बाइसेक्टर होगा, मतलब उसका थीटा एंगल जो होगा वो थीटा बाय 2 के इक्वल होगा। अच्छा काइंडली प्लीज माइक ऑफ कर लें, आवाज शोर आ रहा है काफी। या रुके मैं फिर माइक को ऑफ करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में बताया, फिर वेक्टर्स की एडिशन के दो जो ग्राफिकल वेज थे, वेक्टर ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन और इसके अलावा पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन, वो बताया। इसके बाद आपको मैंने एनालिटिकल मेथड या उसके फार्मूले बताए हैं रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के। इसके बाद अगर बात की जाए तो आगे जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो कि वो कम्यूटेटिव होता है। अगर आप एडिशन में तरतीब को चेंज कर देंगे तो उसमें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए प्लस बी या बी प्लस ए करें वो दोनों आपके लिए सेम है। एसोसिएटिव लॉ को भी वेक्टर एडिशन फुलफिल करता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब अगर पहले बी और सी को ऐड करके उसमें ए ऐड करते हैं या फिर ए और बी को ऐड करके उसमें सी ऐड करते हैं तो दोनों केसेस में रिजल्ट सेम होगा। अच्छा अब छोटा सा एक प्रॉब्लम यहाँ पर, ये एग्जांपल आपको शो होगी। ये एग्जांपल ये थी या एमसीक्यू ये था यहाँ पर कि देयर आर टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली। दो वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड एक की 3 यूनिट है एक की 4 यूनिट है। व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 60 डिग्री हो तो उनके दरमियान फिर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो हमने वही रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज किया, ए की जगह पे 3 पुट कर दिया, बी की जगह पे 4, और उसके अलावा हमने क्या किया, थीटा की जगह पे 60 डिग्री पुट किया। तो इस तरह हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 37 यूनिट्स निकाल ली है। एक और ये है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, एक 3 यूनिट है एक 4 यूनिट है, और उनके दरमियान एंगल जो है वो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 1 यूनिट एंड 5 यूनिट। तो अगर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो या रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो तो उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखें, ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके सामने लिखा है, और इसमें ए की जगह पे 3 आएगा, बी की जगह पे 4 आएगा, और थीटा चूंकि हमें नहीं पता वो हम फाइंड कर रहे हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जगह पे 1 आ गया। तो इसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया तो यहां से आंसर आया पाई रेडियन या 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह जब मैग्नीट्यूड 5 थी तो तब जब एंगल हमने निकाला तो वो एंगल पाई बाय 2 या 90 डिग्री आ गया। तो ये पीडीएफ फाइल में जब ये क्वेश्चन आपको शो होंगे तो काइंडली इनको अंडरस्टैंड कीजिएगा, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा इसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी आपको पता है कि वेक्टर एडिशन ही होती है। इसमें करते क्या है, इसमें हमने एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का नेगेटिव ऐड करना होता है, और कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का नेगेटिव ऐड करना होता है। सपोज पी और क्यू वेक्टर के दरमियान एंगल थीटा है, तो पी और माइनस क्यू वेक्टर के दरमियान जो एंगल होगा वो पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि क्यू और माइनस क्यू के दरमियान होता है पाई। तो पी और क्यू के दरमियान थीटा है, तो पी और माइनस क्यू के दरमियान कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सिंपली जहां पर हम वैसे एडिशन के फार्मूले में एडिशन की जब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसके फार्मूले में जहां पर हम एंगल थीटा पुट करते हैं उसकी जगह पे आपने पाई माइनस थीटा पुट कर देना है, क्योंकि अब पी और माइनस क्यू वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा है। तो ये अब सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का आंसर बन जाएगा। सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आएगा जो हमारे पास, उसका ये आंसर बनेगा, ठीक है। अब ये cos पाई माइनस थीटा जो होता है ना, ये होता है माइनस cos थीटा। आपने ये अलाइड एंगल वगैरह पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। तो इसी फार्मूला ये अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p cos ऑफ थीटा। मतलब अगर आपने सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट निकालना है, सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो वो बिल्कुल एडिशन के जो रिजल्टेंट है उसी जैसी ही है, लेकिन फर्क ये है कि एडिशन के रिजल्टेंट में यहां पर प्लस आता था, सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट में यहां पे माइनस आ रहा है, बस ये फर्क है, ठीक है। और एक और बात के जो सब्ट्रैक्शन है ये कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होती। अच्छा एक दो वेक्टर की प्रॉपर्टीज यहां पर शो हो रही हैं कि व्हाट इज
द प्रॉपर्टी ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी के ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड कब आपस में इक्वल होते हैं। ये अगर कंडीशन एंगल फाइंड करने का कहा जाए तो इसका सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे भी शो हो गया कि ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो आप दोनों की मैग्नीट्यूड्स को आपस में एक दूसरे के इक्वल करें और इक्वल करने के बाद आप अगर एंगल थीटा फाइंड करेंगे तो वो cos ऑफ थीटा 0 डिग्री आना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर आप इसको हल करके देख सकते हैं, इसके स्केल ओपन करें तो cos ऑफ थीटा 0 डिग्री के इक्वल 0 के इक्वल होगा, तो डेफिनेटली थीटा फिर π/2 होगा, क्योंकि cos 0 तब होता है जब एंगल π/2 हो। तो मतलब ये कि दो वेक्टर्स के सम की और उन्हीं दो वेक्टर्स के डिफरेंस की, दो वेक्टर्स के सम की और उन्हीं दो वेक्टर्स के डिफरेंस की मैग्नीट्यूड सिर्फ तब भी इक्वल होती है जब वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, एक और कंडीशन, दोनों वेक्टर्स का सम दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के इक्वल कब होगा। ऊपर बात की गई थी मैग्नीट्यूड्स की ए वाले पार्ट में, बी वाले में पार्ट में बात की गई है सम की और डिफरेंस की। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड नहीं, वैसे ही दो वेक्टर्स का सम और डिफरेंस क्या आपस में इक्वल हो सकता है। तो ऐसा कब मुमकिन है, ऐसा सिर्फ तब भी मुमकिन है जब बी वेक्टर नल वेक्टर होगा, क्योंकि जब आप उसके उनके सम को उनके डिफरेंस की इक्वल करेंगे, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइडों से, लेकिन 2b इज इक्वल टू नल वेक्टर आएगा और b इज इक्वल टू नल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का सम और डिफरेंस ये वेक्टोरिकली आपस में सिर्फ तब ही इक्वल होते हैं जब दोनों वेक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो दोनों वेक्टर्स में से एक वेक्टर नल वेक्टर हो। दो वेक्टर्स का सम और उन्हीं का वेक्टर्स का डिफरेंस आपस में तब इक्वल होते हैं जब वो वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, उनमें से एक वेक्टर नल वेक्टर हो। नंबर एक तो ये, और दूसरी बात ये कि दोनों दो वेक्टर्स के सम की मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स के डिफरेंस की मैग्नीट्यूड तब इक्वल होती है जब क्या होगा कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट डाउन करनी है, इसको समझना है ताकि ये एमसीक्यूज वगैरह में आए तो इसको डिस्कस कर सकें। इसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। आपको पता है कि रेजोल्यूशन ये होता है कि किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के काम को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये है कि एक ही वेक्टर को उसके डिफरेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट्स बनाना। ठीक है, और ये मैं बता दूं आपको कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है ये रिवर्स प्रोसेस होता है वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, हम एक काफी सारे वेक्टर्स को जोड़ के एक रिजल्टेंट वेक्टर बना देते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं कि हम एक वेक्टर को तोड़ के उसके हिस्से बना देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। नंबर एक तो ये। अच्छा, एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है कि एक वेक्टर के मैक्सिमम कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है एफएससी लेवल पे। 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई और बताया मुझे। ज्यादा हो सकते हैं सर, इनफिनाइट हो सकते हैं। हाँ, इनफिनाइट हो सकते हैं। एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। कभी आप सर टेंसर को देखेंगे ना हम इधर, सॉरी वो टेंसर में चला सर, वो टेंसर में चले जाएगा जिसके इनफिनाइट होंगे। नहीं 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 नहीं, टेंसर ना भी हो, फर्ज करें, आपको मैं बताता हूं, फर्ज करें आपने 50 वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर हासिल किया है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक आपने 50 वेक्टर्स को आपस में ऐड किया और ऐड करने के बाद आपने एक रिजल्टेंट वेक्टर हासिल कर लिया। ठीक है, तो वो जो 50 वेक्टर जो ऐड हुए थे रिजल्टेंट बनाने में, वो 50 के 50 जो हैं वो उस वाले के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, रिजल्टेंट के वो कंपोनेंट्स। सपोज आपने 300 वेक्टर्स को ऐड किया तो उनका रिजल्टेंट तो एक ही वेक्टर होगा ना, तो वो जो 300 वेक्टर्स जिन्होंने ऐड होकर रिजल्टेंट बनाया वो 300 वेक्टर्स उस रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स हैं। हाँ, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात की जाए, अगर कुछ कंपोनेंट्स की बात की जाए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स सिर्फ 3 ही होते हैं। लेकिन अगर जर्नल कंपोनेंट्स की बात की जाए तो जितने भी वेक्टर्स ऐड होकर रिजल्टेंट बनाते हैं वो सारे के सारे उस रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस तरह तो आप इनफाइनाइट वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट बना सकते हैं, तो इसलिए एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्टेंट वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो वो सिर्फ 3 ही होते हैं। ठीक है, टेंसर जो है ना वो और कंसेप्ट है, उसमें डायरेक्शंस डिफरेंट हो जाती हैं, वो एक कंपोनेंट्स का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आपके पास कोई वेक्टर हो, जैसे एक तस्वीर अभी आपको यहाँ पर मैं शो होगी, ये एक वेक्टर था, उसका आपने एक एक्स कंपोनेंट निकाल लिया। साहब यहाँ पर बोला है ना, ये रिजल्टेंट के इनफिनाइट हो सकते हैं कंपोनेंट। अगर कोई सिंगल वेक्टर हो तो उसके, तो इसके लिए क्या बात करेंगे। नहीं, देखें रिजल्टेंट भी एक सिंगल वेक्टर ही होता है। ठीक है, रिजल्टेंट खुद भी एक सिंगल वेक्टर होता है, और जितने भी वेक्टर्स ने मिलकर रिजल्टेंट बनाया है वो सारे के सारे उस रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं।
ठीक है। वेक्टर के कंपोनेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, अदर देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो जो ओवरऑल जर्नल कंपोनेंट्स हैं वो उसमें रेक्टेंगुलर भी शामिल हैं, अदर देन रेक्टेंगुलर भी शामिल हैं। तो वो तो एक वेक्टर के इनफाइनाइट हो सकते हैं। हाँ, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करनी है जो सिर्फ आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वो सिर्फ 3 ही होंगे, वो 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बता रहा था कि एक एक्स कंपोनेंट आप बना लेंगे, एक वाई बन जाएगा। ये सिंपल है, बेसिक एफएससी में आपने पढ़ी होगी चीजें। जो चीज रिमेंबर करने वाली है ना, वो यहाँ पे लिखी हुई है कि जो भी कंपोनेंट एंगल के साथ वाला होगा वो कॉस थीटा वाला होगा। ये आखिरी जहां पर भी तीर का निशान है, यहां पर फोकस करें कि in this way we can remember in this way that toward theta the component will be a factor of cos of theta। जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो cos थीटा वाला होगा, और जो थीटा के बिल्कुल सामने अदर कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, वो sin थीटा होगा। ठीक है। तो अगर जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो cos थीटा वाला होगा, और जो cos थीटा वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर या थीटा के सामने वाला कंपोनेंट जो बनेगा, जैसे ये देखें यहां पर थीटा के जो साथ वाला कंपोनेंट होता है ये cos वाला होता है, और थीटा के जो सामने कंपोनेंट बनता है ये साइन वाला कंपोनेंट होता है। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे। एग्जांपल ये है कि ये डायग्राम आपको शो कर दी गई है, और आपको ये कहा जा रहा है कि वेट का वो कंपोनेंट निकालें जो परपेंडिकुलर टू प्लेन हो। आप ये देख सकते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई वेट पड़ा हुआ है, तो हमने वेट का वो कंपोनेंट निकालना है जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन हो। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। वेट तो आपको पता है कि बिल्कुल परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा, और आप एक नॉर्मल ड्रा करेंगे प्लेन के ऊपर। तो अगर यहां एंगल थीटा है तो नॉर्मल का जो वेट के साथ जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। ठीक है। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा है, mg cos थीटा, cos वाला होगा। तो ये cos वाला कंपोनेंट वो कंपोनेंट यहां पर बन रहा है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उसने क्वेश्चन में ये सिर्फ यही कहा था कि आपने क्या करना है, ऐसा कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है, रिजॉल्व इट्स वेट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो आपने ऐसा कंपोनेंट फाइंड करना है जो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस डायग्राम में अगर हम इसको कंपोनेंट्स में बनाएं तो हमें ये बात समझ आ रही है कि जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो प्लेन के परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इसलिए mg cos थीटा प्लेन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, जो वेट का वो कंपोनेंट बनेगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब मैं पीडीएफ फाइल दूंगा तो इस एग्जांपल पे आप गौर कीजिएगा। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो अगर प्लेन में बात की जाए तो फिर दो ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, एक कॉस वाला होता है और एक साइन वाला होगा। कॉस वाले को आमतौर पे अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक्स कह देंगे, अगर वर्टिकल है तो वाई कह देंगे। ठीक है। ये जैसे वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स कंपोनेंट जो होगा यहाँ पर कॉस वाला होगा और वाई कंपोनेंट जो होगा वो साइन वाला होगा। तो अगर आप रिप्रेजेंट करें किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो जो x के लॉन्ग जो कंपोनेंट होता है उसके साथ i यूनिट वेक्टर लगाते हैं, जो y के लॉन्ग होता है उसके साथ j यूनिट वेक्टर लगाते हैं, और जो z के लॉन्ग होगा उसके साथ k यूनिट वेक्टर लगाते हैं। बस इस वाली तस्वीर में यही बताया गया। ये पीडीएफ फाइल मिलेगी तो उसको मजीद देख लीजिएगा आप। अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। अगर 3 डायमेंशनल में वेक्टर की रेजोल्यूशन की जाए, इससे पहले तो 2 डायमेंशनल देखी है, अगर 3 डायमेंशनल में वेक्टर की रेजोल्यूशन की जाए, मतलब उसका x कंपोनेंट भी निकाला जाए, y भी निकाला जाए, z भी निकाला जाए, तो फिर कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए ये देखें, ये एक वेक्टर है, सपोज a वेक्टर, इसमें आपको एक पैरेललोपाइप बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। तो इसमें आपको वेक्टर तीनों एक स्पेस में वेक्टर है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है। इसमें वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, जी एक्सिस के साथ जो वेक्टर ने एंगल बनाया है वो गैमा है। ठीक है। तो इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो p cos अल्फा होगा, वाई कंपोनेंट p cos बीटा होगा, जी कंपोनेंट p cos गैमा होगा। अगर वेक्टर है स्पेस में 3 डायमेंशनल है वेक्टर, तो उसका x कंपोनेंट भी, y भी, z भी तीनों cos से ही फाइंड होंगे। ठीक है। तो उसमें x कंपोनेंट जो होगा वो p cos अल्फा होगा, y कंपोनेंट p cos बीटा होगा, और z कंपोनेंट p cos गैमा होगा। ठीक है। तो यही जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा जो है, इनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहते हैं इनको? डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्केयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम होता है ना वो 1 होता है। मतलब cos स्केयर अल्फा प्लस cos स्केयर बीटा प्लस cos स्केयर गैमा जो है वो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है। सम ऑफ द स्केयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस वाली तस्वीर में असल में बताया ये गया है कि अगर आपको वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स चाहिए, x भी चाहिए, y भी चाहिए, z भी चाहिए, और वेक्टर किसी स्पेस में है, तो याद रखना कि x कंपोनेंट p cos अल्फा होगा। अल्फा वो एंगल है जो वेक्टर ने x एक्सिस के साथ बनाया। y कंपोनेंट p cos बीटा होगा, और z कंपोनेंट p cos गैमा होगा। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 3D में आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ जो आप यूनिट वेक्टर यूज करेंगे y है, y एक्सिस वाला j है और z एक्सिस वाला k है, और इनकी मैग्नीट्यूड तीनों की 1 है। अच्छा, ये एक छोटा सी एग्जांपल अब यहाँ पर आपके सामने शो होगी कि एक p वेक्टर दिया हुआ है जो कि 2i + 4j - 5k है, और आपको p वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और इसकी डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालने हैं, मतलब cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा भी निकालने हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है, आपने एफएससी में पढ़ा है कि उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट का स्केयर करके उनको सम करें और उसका स्केयर रूट ले ले तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब अगली बात यह है कि उसकी डायरेक्शन को साइन कैसे निकालें। तो डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए आपका तरीका ये होना चाहिए कि जैसे cos अल्फा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप उसके x कंपोनेंट पे p की मैग्नीट्यूड को डिवाइड करें, बीटा के लिए y कंपोनेंट पे p की मैग्नीट्यूड डिवाइड करें और गामा के लिए z कंपोनेंट को p की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें। ठीक है, तो ये आपके पास cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस इस फार्मूले से ऑब्टेन हो सकते हैं। तो इस पेज पे सिंपली बस ये बताया गया है आपको, मैंने इससे पहले ये बता दिया था कि वेक्टर को अगर आपने 3D में वेक्टर है तो उसका x, y और z कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है। एक तो ये पता होना चाहिए वो जो कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस की मदद से हासिल होंगे, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, वो कॉज ऑफ एंगल है विद द वेक्टर विद दैट इट मेक्स विद द एक्सिस। ठीक है, तो जो भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल का जब कॉज ले लें तो वो उसका डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्केयर्स का जो सम करें वो हमेशा इक्वल टू यूनिटी होगा। और ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह से 3 डायमेंशनल में कंपोनेंट निकालने हैं और किसी तरह से 2 डायमेंशनल में कंपोनेंट निकालने हैं। 2 डायमेंशनल में तो बहुत आसान है, एक्स वाला कंपोनेंट कॉज वाला हो जाता है, वाई वाला जो है वो साइन वाला हो जाता है अगर आपको एंगल वेक्टर एक्स के दरमियान दिया हुआ है। और अगर आपको 3 डायमेंशनल है तो फिर उसमें सिचुएशन ये है कि आपको तीनों कंपोनेंट कॉज की मदद से ही मिलेंगे, और वो जो कॉज की वजह से जो कंपोनेंट्स मिलेंगे वो कॉज ऑफ एंगल जो है उनको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। अच्छा, वेक्टर एडिशन यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को अगर वेक्टर एडिशन करनी हो तो एक्स कंपोनेंट्स को आपस में सम कर देंगे, वाई वालों को आपस में सम कर देंगे और फिर उनका स्केयर लेके उनको सम करके स्केयर रूट लेंगे। ये सिंपल एफएससी में ये वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिया हुआ है। तो इस तरीके से भी वेक्टर की एडिशन की जाती है, लेकिन ये तरीका तब अपनाएंगे जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे। अच्छा, अब यहां तक वेक्टर की एडिशन की बातें और सब्ट्रैक्शन की बातें तो हो गई हैं खत्म। ठीक है, जितनी भी वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। तो अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। ठीक है, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन भी दो तरह हो सकती है, एक तो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और वेक्टर की वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अगर वेक्टर की किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इससे ये होता है कि वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो उतने गुना बढ़ जाती है, और अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो उतने गुना बढ़ेगी जितना वो नंबर की वैल्यू थी, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी ड्यू टू नेगेटिव साइन। हाँ, अगर किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट है और एक वेक्टर प्रोडक्ट है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट आपको पता है कि क्या है, कि दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स को उनके दरमियानी कोसाइन ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई कर दें। स्केलर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी और इसको मैथमेटिकली डिफाइन आप कर चुके होंगे, काफी दफा पढ़ा होगा, ए बी कॉस थीटा इसका फार्मूला होता है। अच्छा, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है स्केलर प्रोडक्ट का? स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये है, असल में स्केलर प्रोडक्ट में करते क्या है, हम एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के ऊपर, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे वेक्टर का वो प्रोजेक्शन जो पहले वाले वेक्टर पे पड़ रहा है। ठीक है, जैसे आप अगर a डॉट b करते हैं तो आपको पता है कि ए बी कॉस थीटा कर रहे हैं आप, इसमें a जो है वो तो a की मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो b कॉस थीटा है वो असल में b वेक्टर का प्रोजेक्शन है जो किस पे बन रहा है, a पे बन रहा है, b वेक्टर का वो साया है जो a पे बन रहा है। तो असल में ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये है कि डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होती है किससे, दूसरे वेक्टर के उस प्रोजेक्शन से जो पहले वाले वेक्टर पे बन रहा है। तो ये इसका है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, अच्छा, एक सवाल है, सवाल ये है कि डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होने वाले दोनों वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन कहां चलेगी, डायरेक्शन का असर खत्म क्यों हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे एलिमिनेट होगी? क्या कोई इसका जवाब दे सकता है कि दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं डॉट प्रोडक्ट में लेकिन डायरेक्शन का फैक्ट जो है वो एलिमिनेट कैसे हो जाता है, जवाब स्केलर कैसे आ जाता है? अच्छा, चलिए मैं आपसे इस आंसर का वेट कर लेता हूं थोड़ा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं मेरा इसके बारे में आइडिया ये है, असल में डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, एक वेक्टर
और दूसरे वेक्टर का भी वही कंपोनेंट जो पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो दो जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना, वो सेम डायरेक्शन वाली है, मतलब ए और बी cos थीटा की डायरेक्शन आपस में सेम है। तो जो जब सेम डायरेक्शन वाली चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो इससे डायरेक्शन का इफेक्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। इसमें दो परपेंडिकुलर या दो डिफरेंट डायरेक्शन वाली चीजें मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इसमें सिंगल डायरेक्शन वाली चीजें ही आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इसलिए डायरेक्शन का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में रहती हैं। जैसे ए वेक्टर की डायरेक्शन और ए वेक्टर के साथ जो बी cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी ए वेक्टर वाली ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर जो डायरेक्शन का इफेक्ट है वो एलिमिनेट होता है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन वाली चीजें ही आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और इसलिए जवाब जो है वो फिर स्केलर क्वांटिटी आ जाता है, जिसको बयान करने के लिए फिर डायरेक्शन की जरूरत रहती नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट की, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। एक तो ये कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो तब होगा अगर दो वेक्टर्स के दरमियान, ठीक है, सॉरी मैं बता देता हूं पहले, कुछ पहला पॉइंट बताता हूं कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर तो स्केलर है, ठीक है, और ये पॉजिटिव तब होगा जब कोई एंगल दोनों वेक्टर्स के दरमियान एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से कम हो, ठीक है। अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो फिर वो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और अगर एंगल 90 से ज्यादा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो फिर जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। एक्यूट के लिए पॉजिटिव और 90 से ज्यादा के लिए नेगेटिव और 90 डिग्री पे जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को बे करता है। तीसरी ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन को भी ओबे करता है डॉट प्रोडक्ट। जैसे ए डॉट बी प्लस सी है तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। अच्छा, इसमें अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल आपने निकालना हो तो थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट ओवर दोनों की मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका दरमियानी एंगल जीरो होगा, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। और अगर दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर्स हैं वो दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि उसमें दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स 1 1 होके मल्टीप्लाई होके वो 1 हो जाएगी, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर डॉट प्रोडक्ट हम डिफरेंट वाले यूनिट वेक्टर्स का करेंगे तो जवाब जीरो आएगा, क्योंकि डिफरेंट वाले यूनिट वेक्टर्स आपस में हमेशा परपेंडिकुलर हैं। अगर सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जवाब 1 आएगा, ठीक है। अगर किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर जो है वो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ जाएगा। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म में अगर डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आपको पता है कि एक्स वाले कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वाई वाले आपस में और जी वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने सारी आपको बता दी हैं, ठीक है। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, और ये कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों को बे करता है। और इसके अलावा ये बताया कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम तब होगा जब वेक्टर्स पैरेलल हैं, और अगर दो यूनिट वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाए तो जवाब कॉस ऑफ थीटा आएगा। और यूनिट वेक्टर्स का जो आई जे के वालों का डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे ये बता दिया। ये बेसिक चीजें एफएससी में लिखी हुई हैं सारी, डेफिनेटली इसको हर कोई जानता होगा अच्छी तरह, इसलिए मैं इसको जल्दी से स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद है एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जैसे आपके पास दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं और आपके जिम्मे काम यह है कि आपने दोनों का दरमियानी एंगल निकालना है। तो पहले आप ए डॉट बी कर लें और फिर नीचे ए और बी की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें, और थीटा फाइंड करने के लिए आप कॉस इनवर्स करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा एंगल का। अगर वेक्टर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें, और डॉट प्रोडक्ट करने से अगर आंसर 0 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, और दोनों वेक्टर्स नल वेक्टर नहीं हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ऐसा तब भी हो सकता है जब दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अच्छा, अब बात आ गई है क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो ये एक भाई कह रहे हैं कि जुमे की ब्रेक कर लेते हैं। चलें ठीक है, मैं ठीक कह रहे हैं आप, जुमे की ब्रेक कर लेते हैं हम। तो अभी हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं। टाइम अभी मैं देख लेता हूँ कितना हो गया। तो ठीक है, टाइम जो है ना वो तकरीबन 2 बजने के करीब करीब है। तो हम ऐसे करेंगे, फिर तकरीबन 4 बजे के करीब दोबारा से लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो काइंडली आप नोट डाउन कर लें, अभी जुम्मे की वजह से ब्रेक कर लेते हैं, बाकी टाइम कम रह गया। तो फिर बाकी जो लेक्चर है वो फिर हम 4 बजे के करीब जो है वो कंटिन्यू कर देंगे। ये मैं वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ।